गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्रीलिम्स। अभी जो रिसेंट के अंदर SSC 2019 का जो प्री हुआ है उसके सारे पेपर्स पिछले सेशन में मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि टोटल हमारे पास 18 शिफ्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट हुई थी। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था रेशियो को। हर एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपका बेस था रेशियो पर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर एक तरीके से देखा जाए कि प्योर प्रॉफिट एंड लॉस के कितने सवाल थे, तो हर स्लॉट से एक सवाल पूछा गया। तो आज के सेशन में हमें 18 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अगले सेशन में हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को इन्वॉल्व किया, साथ में डिस्काउंट को भी इन्वॉल्व किया। ऐसे भी आपके पास हर स्लॉट के अंदर एक एक सवाल के हिसाब से टोटल 18 सवाल थे। तो ये सारी की सारी बातें हमें यहां पर डिस्कस करनी है। अब ये सेशन किन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो SSC की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेम पैटर्न आपका रहता है CHSL का या फिर कह ले CPO का, तो वो बच्चे भी इन सेशंस को देखें। रेलवे या फिर अदर एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल ये सारी की सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल वासु स्टडी IQ नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन करें। वहां पर आपको मिलती हैं PDFs और इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड नोट्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और प्रीवियस ईयर इसलिए भी कर लें, रीजन ये है कि बुक्स में जो नए टाइप के सवाल होते हैं, जैसे ये पूरा सेशन हो जाएगा तो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे जैसे अपने सवाल बढ़ेंगे कुछ अलग टाइप का सवाल आएगा तो मैं बिल्कुल आपको मार्क करवाऊंगा कि देखो अब तक ऐसे ये सवाल पूछे जाते थे, इस बार इन्होंने ये वाला चेंज कर दिया है। अब वो चेंज आपको आपके पास जो भी बुक्स है उनमें नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, एग्जाम अभी रिसेंट में कंडक्ट हुई है और बुक्स काफी पहले 1 साल 2 साल पहले की छपी होती हैं, वो आपके पास होती हैं, तो आपके पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है। प्लस वो जो बच्चे ऐसे भी हैं बहुत सारे कि जो डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि प्री में क्या पढ़ना होता है, मेंस में क्या पढ़ना होता है, या दोनों चीजें ही सेम है। तो इस टाइप के कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे इस सेशन के बाद। मैं आपको करवा रहा हूं चैप्टर वाइज ये सारी चीजें सोल्व। आपका काम क्या रहेगा कि जैसे ये कंप्लीट सेशन कंप्लीट हो जाते हैं अपने, उसके बाद आप टाइमर के साथ हर एक पेपर को, कंप्लीट पेपर को सोल्व करेंगे, जिससे कि आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी हो जाए। चलिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल क्या कहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। ठीक है, और इसके अंदर देखो मैंने मार्किंग नहीं की है कि ये 3 मार्च की पहली स्लॉट का है, दूसरी का है, तीसरी का है। इसका कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। हर स्लॉट में एक सवाल था, 18 स्लॉट थी, हमें 18 सवाल यहां डिस्कस करने हैं। क्या कहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, मतलब लॉस पर बेचा है। यदि उसने इससे 332 रुपए अधिक में बेचा तो 20% का लाभ कमाया। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। क्या सोच सकते थे भाई, 100% की चीज पहले 10% लॉस 90% में, अगले केस में 100% की चीज 20% प्रॉफिट पर 120% में। 90% और 120% के बीच का गैप कितना है, 30% का। कितना अधिक आ रहा है यहां पर, 332 रुपए अधिक। अब आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, जनरली क्रय मूल्य पूछ लेता, लेकिन यहां इसने क्या पूछा आपसे, विक्रय मूल्य। पहले वाला विक्रय मूल्य भी कितना है आपका, 90% है। तो 30% की वैल्यू 332 है, तो 90% की वैल्यू जस्ट इसका डबल कर दो। 332 गुणा 3 करोगे, 3 गुणा 2 6, 33 गुणा 3 99, ये आपका रिजल्ट हो गया। ये किसको सोल्व करने की सबसे बेहतर अप्रोच थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक लाइन लिखनी भी पड़ जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है कि एग्जाम में कई बार चीजें क्लिक नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये सवाल का पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा था। अब ये कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर इतने आसान सवाल। अरे यार एक बात बताओ मुझे, क्या मैं खुद से थोड़ी ना क्रिएट कर रहा हूं ये। अगर मैं जैसे सेशन आपको मैंने पढ़ाए हर चैप्टर, वहां तो ये कह सकते हैं कि सर आप इजी करवा रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा टफ करवा रहे हो या आलतू फालतू सवाल करवा रहे हो। हम डिस्कस कर रहे हैं कम से कम जब भी वीडियो स्टार्ट करें, मान लो स्ट्रीम पर नहीं देख रहे हैं, उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम उसका थंबनेल तो देखें
या उस पर क्या टाइटल डला हुआ है वो तो ऑब्जर्व करें, क्योंकि सीधे सीधे आप कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने आसान सवाल कहाँ आते हैं? अरे भाई सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के अंदर आए हुए सवाल डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टाइप के बेहुदा कमेंट ना करें, समझदार आदमी की तरह चीजों को डील किया करें। देखना अगले सवाल में, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% ज्यादा निश्चित करती है। जैसे 100% हम लोग सीपी मानते हैं, कितना लिख देगी? 125। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, पहले जितनी भी कॉस्ट थी उसका 20% बढ़ गई, तो अब उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? पहले तो थोड़ा सा बात को समझ लो कि पहले 100 रुपए अगर उसके लगते थे, कॉस्ट आती थी, ये सीपी लिख देता हूं, एग्जाम में इतनी चित्रकारी नहीं करनी होती है, तो एसपी उसकी कितनी थी भाई? 125। इसने साफ साफ कहा है कि उत्पादन लागत से 25% अधिक उसका विक्रय मूल्य निश्चित कर दिया। उत्पादन लागत कितनी बढ़ी? 20%। 100 का 20% कितना हो गया भाई? 20 हो गया। और फिर इसने क्या किया, जो पहले जितनी भी उसकी सेलिंग प्राइस थी 125 थी, उसको 10% बढ़ा दिया। 125 का 10% 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। हमसे क्या पूछ रहा है? इसका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखना कॉस्ट कितनी आ चुकी है भाई आपकी? 100 और 120। क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करना है, तो सीधे सीधे 120 लिख लिया। विक्रय मूल्य कितना भाई? अंतर देखो, इसमें से इसको घटाओगे, 125 में से 100 चला गया, 25, उसमें से भी 20 घटा दिया, 5 बचा, 5 ये और 12.5 ये, तो ये कितना हो गया? 17.5 लिखा जा सकता है। इतने का लाभ प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा आपने 6 बार, लिखा जा सकता है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, या तो डिवीजन पहले कर दो या बाद में कर देना। 5 गुणा 5 25, 17 गुणा 5 85, 86 और 87। डिवीजन करना है 6 का। 14 6 84, 14 टाइम्स, पॉइंट लग गया, 3 है तो 6 अप्रोक्सीमेट ये आएगा 14.6, 14.59 के आसपास कुछ बनना चाहिए था। तो ऑप्शन अपना क्या लगभग पूछा आपसे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। थोड़ा सा सुधार क्या कर सकते थे कि भाई जो डेटा आसान है, आपको मैं बार बार जब भी मैंने ये सेशंस पढ़ाए हैं तो मेरा प्राइम फोकस यही रहा है कि टाइम बचाएं। ठीक है, सवाल सोल्व कर लेंगे। अगर ये सारे के सारे पेपर अगर आप रखें, खुद सोल्व करके देखें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक बार भी आपने अगर खुद से भी मैथ्स पढ़ा है तो इन सवालों के साथ आप डील कर लेंगे। इश्यू सोल्व करने का नहीं है, नॉलेज तो प्राइमरी कंडीशन है ही है कि ये मस्ट है कि नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरा इंप्रूवमेंट क्या करना आपको? स्पीड का। क्लियर है? तो इस सवाल को सोचने का नजरिया क्या हो सकता था कि 100 125 सीधे सीधे समझ आ रहा है, 20% बढ़ा दिया, 100 से 120 कर दिया, और ये 125 प्लस 12.5, तो सीधे आप यहां जाते 120, अब डिफरेंस लेते तो ये डिफरेंस, तो एग्जाम के अंदर ये वाला डेटा लिखा जा सकता था। ठीक है, कोई भी मैं सिंगल हवा में बात नहीं करूंगा। अगर टिपिकल होगा, जायज सी बात है, जहां लिखना पड़ेगा वो चीजें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन आप सुधार करना स्टार्ट कर दो। सुधार करने का यही तरीका है, बार बार प्रीवियस ईयर को लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, धीरे धीरे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। और ये इस टाइप की अगर कलाकारी करते रहोगे, सवाल सोल्व हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद बार बार जब फेल्योर हो जाता है स्टूडेंट, तो फिर वो सोचता है यार इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता। तो रीजन क्या है? आप एग्जाम की जो नीड है वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाने का एक तरीका तो ये है कि कैलकुलेशन माइंड में हो, और दूसरी अनवांटेड जितनी भी चीजें लिख रहे हो उनको लिखना बंद कर दो, टाइम ऑटोमेटिक बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्या कहा कि एक फल विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेच दी, उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, मेरे ख्याल से 9 के आसपास सेशन थे कुल मिलाकर के, और हमने लगभग 150 के आसपास या इससे भी ज्यादा सवाल डिस्कस किए थे। ये पैटर्न पढ़ाया था। ठीक है, तो देखना क्या कहा था मैंने, एक सिलाई मशीन को टारगेट करो। एक सिलाई मशीन, 6 की कीमत कितनी भी? 63,000। 6 की 63,000, एक की कीमत कितनी आ गई? 6, लिखा जा सकता है। यही बात आपको ये सिखाई थी
कि ये एक का क्या है, एक मशीन का ये विक्रय मूल्य है 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची, ये एक मशीन का विक्रय मूल्य है। अगर इसी पूरी की पूरी बात को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, 5% का लाभ हुआ, सब पर 5 का हुआ तो एक पर भी तो 5 का ही लाभ होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 105% को। चलो भाई, इसी के इक्वल आपको सिखाया था दूसरी बात, यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहे तो इस बार प्रतिशत में क्या होगा, 115% आप लिखेंगे, लिखा जाएगा। फिर देखना तो उसे 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए। तो जैसे यहां 63,000 में 6 बेच रहा था, एक की कीमत निकाली तो x रुपए में हम लोग मान लेते हैं कि उसने 8 बेची तो एक की कीमत x/8। और ये की ये बात आपकी परसेंटेज में इसको बताती है। ये स्पेसिफिक पैटर्न होता है, एग्जाम में आया है। अगर जिस बच्चे का ये तैयार है वो सीधा सीधा इसको डील करेगा, सोल्व कर दे, परसेंटेज कट जाएगा। 5 से काटोगे ये 21 बार आएगा और ये आपका 23 बार। अब देखना 21 से काटोगे ये आपका 3 बार, 21 3 आपका कितना हो गया 63। फिर देखना 6 से काटोगे ये 3000 है, 30 5 बार और ये आपके 2 0 लिखा जा सकता है। x अपोन में 8 गुणा 30, 8 का इधर गुणा करोगे, 500 को 8 से किया 4000, 4000 को भी 23 से करोगे तो कितना निकल के आएगा 92,000 इक्वल्स टू में x। नीचे वाली बात लिखने की नीड नहीं थी क्योंकि कैलकुलेशन आसान थी, इतना लिखते, थोड़ी सी कटिंग करते, इतने में आपको आइडिया लग जाता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये हो गई आपकी एग्जाम अप्रोच। कोशिश मेरी यही रहेगी हर छोटी से छोटी बात को एक्सप्लेन किया जाए कि आपको क्या सुधार करने हैं। 100% देखो सुधार करना संभव हो नहीं पाता है, फिर भी प्रयासरत रहें कि बेहतर, पहले से बेहतर क्या किया जाए, कैसे आपका टाइम बचेगा तो ऑटोमेटिक मैक्सिमम क्वेश्चंस को डील कर ले जाओगे। अप्रोच ऐसी ध्यान रखें जिसको रटना ना पड़े। ये पैटर्न पढ़ाया था और इस पर बेस कम से कम 10 या 12 सवाल आपको करवाए थे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्या कहा इसने, एक व्यक्ति 5 मेज और 6 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदता है। यदि वह 10% लाभ पर मेज हैं उनको बेच देता है, 20% लाभ पर कुर्सियों को बेच देता है। यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर कुल लाभ उसे 2080 का होता है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। देखना आपके पास क्या है, 5 तो आपके पास है टेबल, 5 टेबल है, 5 मेज, 9 आपके पास है चेयर्स, लिखा जा सकता है। अब इसने क्या किया, अभी टेबल को किस रेट पर बेचा है, 10%, सॉरी टेबल को इसने 10% के लाभ पर बेचा, ये 10 लिख लिया। फिर इसने क्या किया, जो चेयर्स हैं इसके पास उनको 20% लाभ पर बेचा। क्रॉस मेथड फॉलो करना हमें, तो यहां एक ऐसी बात आपको लिखनी है, कौन सी, कि ऑल ओवर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। रीजन क्या है, ये बात प्रतिशत में किसके ऊपर, जितनी भी आपके पास टेबल्स थी सबका लाभ, ये जितनी भी चेयर्स थी सबका लाभ, ये बताएगा ऑल ओवर को। अब ऑल ओवर निकालने का तरीका क्या है देखना जरा, टोटल लाभ कितने का हुआ, 2080 रुपए का। टोटल लाभ हुआ कितने रुपए पर, तो कुल रुपए आपके पास कितने थे, 15,400 रुपए। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, गुणा 100 किया जाएगा। अब इसे आप कर दो यहां से 100। क्लियर, कोई कटिंग हो रही है, चलो 2 से तो काट ही ले जाओगे यहां से सीधे सीधे, 15,400 ही था, 2 से काटा आपने तो ये कितना आ गया आपका 77। इसको 2 से काटोगे 1040। क्लियर है। अब थोड़ा सा सुधार ये करना, देखो ये 10%, 20%, ये 1040/77%। ये बात यहां पर आएगी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एग्जाम में थोड़ा थोड़ा सुधार भी करना हो क्योंकि चीजें पढ़ ली, एग्जाम में आपको पता है यहां 1040/77 आएगा, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए तीनों को 77 से गुणा कर दोगे। 77 से गुणा करोगे ये कितना बनेगा, 770। इसको 77 से आप गुणा करेंगे, ये जस्ट डबल हो जाएगा 154, और यहां पर क्या बचेगा 1040।
1540 में से 1040 गया, कितना बचा 500। 1040 में से 770, 1000 में से 770 230 और ये वाला 270 लिखा जा सकता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया तो अनुपात कितना है 50:27। किसका अनुपात है? क्रय मूल्य का। 5 टेबल की कीमत रेशियो में 50 है, 9 चेयर की कीमत रेशियो में कितनी है 27। ठीक है, कुल कीमत की बात करें तो 50 और 27 कितना हो गया आपका 77। अब देखना 77 किसको बताता है आपका 15,400 रुपए को, ये 77 बताता है। एक की वैल्यू निकालोगे तो डिवीजन किसका करोगे 77 का, एक की कीमत आ गई। आपसे क्या पूछा इसने कि 3 जो चेयर है, 3 जो कुर्सियां, उनका क्रय मूल्य क्या होगा। 9 कुर्सियों की कीमत ये है, इसमें 3 का भाग दे दोगे 3 कुर्सियों की कीमत, इसमें 3 का भाग दोगे तो ये कितना बचेगा 9। तो इसका मतलब एक की वैल्यू निकाल ली, 9 का गुणा कर दे। ये कितनी बार कटा 2 बार, 200 गुणा 9 रिजल्ट क्या आ गया आपका 1800। एक मेथड इस पर बेस्ड और था तो वो भी आप ट्राई कर लेना, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ये थोड़ा सा आप लिटिल बिट मान सकते हो, कैलकुलेटिव सवाल था। चलिए सवाल नंबर 5, अगर साथ साथ में कर सकते हैं रीड करके तो कोशिश करिए। ठीक है, अब सारे ही सवाल ले रहा हूं तो ये मत सोचना कि सर हर सवाल ही सीधे सीधे हो जाएगा। देखो बहुत सारे सवाल हैं जिनमें पिछला सेशन भी करवाया था, कई ऐसे सवाल होते हैं पेन तक टच नहीं करना पड़ता है, कुछ सवाल होते हैं जो एक लाइन में सोल्व हो जाते हैं, कुछ में थोड़ी कैलकुलेशन भी आ जाती है। तो इन चीजों को हमेशा आप माइंड में सेट करके रखें कि एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन से ही आपका पाला पड़ने वाला है। जरूरी नहीं है कि सीधी सीधी हम लोग बात करें कि हर सवाल माइंड में सोल्व हो जाएगा, संभव नहीं है ऐसा। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा, 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है, बाकी को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.50 का कुल लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का मूल्य कितना है। देखो आपको एक तो 1/3 निकालना है, एक 25% 1/4 निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, सामान कितना मान लो, 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12 सामान की कीमत भी मान लो कि 12 रुपए है, पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो क्या करोगे भाई, कुल सामान आपका कितना 12 और 12 की कीमत कितनी 12 ही रुपए। अब देखना इसका 1/3 भाग 12 का 1/3 कितना होगा 4, किस दर पर बेचा 15% लाभ पर। अब देखना 12 का 1/3 कितना आया 4 सामान का क्रय मूल्य कितना 4 रुपए, लाभ कितने का 15%, 4 का 15% निकालोगे 15 गुणा 4 60, तो कितना आ जाएगा 0.60। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी निकलेगा। अगले पर आ जाओ, 25% सामान, 25% का मतलब 1/4, टोटल सामान कितना 12 का 1/4 कितना होगा भाई 3 सामान की कीमत 3 रुपए, लाभ कितना 20%, 3 का 20%, 20 गुणा 3 60, प्रतिशत बटा में 100 करोगे तो ये भी वैल्यू कितनी बन गई 0.60। अगले पर आ जाते हैं, बाकी सामान, बाकी देखना 1/4 1/3 ये तो निकाल ही लिया आपने, 4 और 3 7, बचा कितना सामान 5। कितनी हानि पर बेचता है भाई 20% की हानि पर बेचता है, तो 5 का 20% 1/5 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1, ये लॉस होगा। इसका ऑल ओवर अगर आप समाधान करके देखें तो 0.60 1.20 में से 1 चला गया, कितना आ गया आपके पास 0.20। क्या है 0.20 प्रॉफिट। ठीक है, तो 12 रुपए अगर आपकी लागत थी तो आपको 0.20 का प्रॉफिट हुआ। अब इसने क्या कहा, पूरे लेन देन पर 138.50 का लाभ है, 138.50। अब थोड़ा सा 138.50 को 138.5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.20 इसको बताता है, एक की वैल्यू निकालोगे तो अपोन में ये वाली बात करोगे 0.20 या 0.2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक की वैल्यू आ गई, आपको वैल्यू किसकी चाहिए 12 की, ये इससे कट गया, 6 से आपको गुणा करना था, 6 5 30, 8 6 48, 3 51, 13 6 78, 78 5 83, तो 8,310 रुपए यहां पर क्या हो गई
टोटल कॉस्ट प्राइस। ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। तो ये इसका डील करने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी साथ साथ इन सवालों को करते जाओ, सारे पेपर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपको हर एक पेपर को क्या करोगे, जैसे 3 मार्च का पहला पेपर लिया, उसको अटेम्प्ट करके देखा पूरे पेपर को, तो उसमें क्या होगा, अभी रीजन क्या है, अभी रिसेंट में ही आपको मैं ये सवाल दे दूं कि अटेम्प्ट कर लेना। मुद्दा ये है कि 2-3 दिन तक तो इनमें से 50% के आपको आंसर याद होंगे, तो आप सीधे सीधे उनको टिक मार देंगे और खुश भी हो लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पूरे पेपर हो जाते हैं। उसके बाद आपको मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, आपको पेपर वाइज सारे के सारे पेपर सोल्व करने हैं। टोटल 18 पेपर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्या कहा, ए बी को 20% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, बी 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता है, सी 8% की हानि पर डी को बेच देता है, डी इसे 248.40 रुपए में खरीदता है। ए और सी द्वारा किए गए नुकसान के बीच अंतर क्या है। अब देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हुआ 6 नंबर का सवाल, रीजन क्या है, देखो पास्ट के अगर आप सवाल उठाते हैं, आपके पास बुक्स हैं, तो उनमें इतना ही सवाल था, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, फिर कह देता कि डी ने इसे 248.40 रुपए में खरीदा है, ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। इस टाइप के सवाल बनते थे। अब एग्जामिनर ने ये दिमाग लगाया कि यार ये सवाल जब भी बनाए जाते हैं तो सीधे सीधे बच्चा सोल्व कर देता है, तो इन सवालों में वो पुराने वाली बात तो इन्वॉल्व करो, साथ में एक नया पैटर्न इन्वॉल्व कर दिया, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बढ़े कि ए का जितना लॉस हुआ था और सी का जितना लॉस हुआ है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप बात को समझना। ए ने इसे खरीदा ए रुपए में, ठीक है भाई। अब 20% की हानि पर बेचता है, तो ए का 80%, ए इसकी कॉस्ट प्राइस है, इसका 80% 4/5 पर ये क्या कर देगा, इसे बेच देगा। इनटू बी ने खरीद लिया, बी क्या करता है, 12.5% का लाभ, 12.5% का मतलब 1/8, 8 रुपए की चीज जाएगी 9 में, 8 रुपए की चीज 9 में जाएगी, कितने टाइम्स, 9/8 टाइम्स। ये भी बेसिक सी बात होती है। सी ने बेच दिया, सी क्या करता है, सॉरी सी ने खरीद लिया, ए ने इतने में बेचा, फिर ये बी ने खरीद लिया, ये इतने में बेचा, बी ने खरीदा, ये बी ने बेचा, सी ने खरीद लिया। सी क्या करेगा, 8% की हानि पर बेचेगा। 8% की हानि मतलब ये जितनी भी कीमत है इसका 92% निकाल दो। 92%, 8% क्या होता है, 2/25, तो यहां 92% कितना रह जाएगा, 23/25 लिखा जाएगा। ये जो कीमत है ये किसके लिए आई, डी के लिए। इसने कितने रुपए पे किए, 248.40, ठीक है। उस जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको अवॉइड कर दिया। अब इसे सोल्व करते हैं, देखना जरा। 4 से काटोगे आप, यहां पर 2 बार 5 गुणा 2 10, 10 इस पॉइंट को खत्म कर देगा। 9 से काट लेते हैं, यहां पर 9 से काटोगे, 9 गुणा में 2 18, 8 बचा, 9 गुणा 9 81, और आपके पास कितना बचा यहां पर, 9 गुणा 9 81, और फिर 1 मिनट, क्या गड़बड़ आई भाई, 9 गुणा 2 18, 1 मिनट, यहां समस्या हो गई। 18 के बाद हमारे पास यहां 6 बचा था, 9 7 63, 5 बचा, 9 6 54, 23 से काटा 1 बार और 4 बचा, 23 2 46। तो ए के लिए जो कीमत निकल के आई यहां से, वो आप लिख सकते हो 25 गुणा 12 कितना होता है आपका, 300। ए के लिए कीमत थी। सवाल क्या कहता है कि ए और सी के द्वारा किए गए नुकसान के बीच अंतर कितना है। तो ए का लॉस कितना है भाई, 20% के लॉस पर बेचा, तो इसका 1 में आप 5 करोगे तो ए का लॉस कितना है, 60। क्लियर। एक बात हम लोगों ने फाइंड कर ली कि ए को नुकसान हुआ है 60 रुपए का। सी का नुकसान कैलकुलेट करना है, तो सी का क्रय मूल्य देखो, ए ने बेचा, बी ने खरीदा, बी ने बेचा, सी ने खरीद लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो बात है, यहां तक जो बात है, ये क्या है, सी का क्रय मूल्य। तो क्या करोगे भाई, 300 का 4/5, 300 का जब आप 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 गुणा 3, 240 आएगा। सीधे सीधे लिख सकते हो। 240 का 9/8 करना है, 8 से काटा 3 बार,
तो 30 गुणा 90 270। सी के लिए कीमत कितनी है? सी का क्रय मूल्य निकाला आपने 270 रुपए। क्लियर? अब क्या कह रहा है, देखो सी जब बेचता है तो 8% की हानि होती है। 270 का आप क्या कर दो, 8% निकाल दो। 8 गुणा 0 0 आ गया, 8 गुणा 7 56, 8 गुणा 2 16 और 2 21 और 100 का डिवीजन। ये ए का लॉस था, ये सी का था, दोनों का अंतर आपको निकालना है, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। 60 में से आपको क्या लेस करना है? एक मिनट, कैलकुलेशन तो सही है ना अपनी? 8 7 56, ठीक है। 60 में से आपका 20 चला गया, 40 बचा। उस 40 में से 1 चला गया, 39 बचा। उसमें से ये लेस करोगे तो 38.40, ये हमारा हो गया यहां पर रिजल्ट, ऑप्शन बी। इस सवाल में भी मान सकते हो थोड़ी कैलकुलेशन है बिल्कुल, लेकिन हर बात को अगर लिख करके करोगे यहां पर कि डेटा देखो, डेटा आसान आ रहा है। कई बार समस्या क्या होती है कि क्वेश्चन में एक तो सवाल लंबा है, दूसरा वहां पर कैलकुलेशन भी टिपिकल है, वैल्यू भी बहुत ही अजीबोगरीब है, तो समस्या क्रिएट होती है। अगर वैल्यू आसान है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सवाल में अगर इजी डेटा, जैसे यहां पर 300 का 80%, मेरे ख्याल से सबको ही निकालना आता है। 300 गुणा 8, 100 का 80% 80 होता है, 300 का 240, उसका भी 9/8 आपको निकालना है। सीधी सी बात है, 8 से डिवीजन हुआ, 30 आ गया, 9 गुणा 30 270 आ गया। अब 8% सीधे निकलेगा नहीं, तो थोड़ा सा लिख करके सोल्व कर सकते हो। 7 नंबर का सवाल, लैंग्वेज को रीड करो कि इसका रिजल्ट अगर सोल्व कर सकते हो तो जल्दी से सोल्व करके भी बता दो। बनी क्या किसी की बात? देखना, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा? सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपए में बेच दी। रेणु ने क्या किया? उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। अब एक सिंपल बात समझो, रेणु कितने में परचेज करती है? 576 में 224 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करती है, तो ये रेणु के लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। 576 में 24 जोड़ा, 600 बन गया, 200 और जोड़ दोगे तो एक काम तो अपना आसान हो गया यहां से कि 800 रुपए जो है वो रेणु के लिए क्या निकल के आई है? कॉस्ट प्राइस। मान सकते हो। अब इसने लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रखा है। क्या कहा? सुधा ने क्या किया था? सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपए में बेच दी। ठीक है, 20% का लॉस हुआ। अब आगे इसने लैंग्वेज में देखो क्या कहता है कि रेणु क्या करे, इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेच दे जिसे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ, कि ऐसी कीमत पर इसको सेल आउट कर दो जिस कीमत के ऊपर सुधा को 24% का लाभ। तो एक सिंपल बात समझना, सुधा के लिए 576 का मतलब क्या है? 20% का लॉस लिया, 80%। तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि सुधा ने 576 रुपए में बेचा? ये 576 रुपए किसको बताते हैं? 80% को। एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 576 बटा में 80। सिंपल सी बात है, सुधा के लिए 1% हो गया। चाह क्या रहा है कि रेणु क्या करे? उस कीमत पर बेच दे, किसे? रघु को, कि सुधा अगर उसे उस कीमत पर बेचती तो 24% का लाभ होता। 80% 576 है, 1% की वैल्यू 80 है, आप 124% फाइंड कर लो। 124 से आपने कर दिया गुणा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, इतने में वो बेच दे, तो ये क्या होगी? सेलिंग प्राइस। ये रेणु के लिए बात हो गई। इन दोनों का रेशियो ले लो। रीजन क्या? आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं चाहिए, आपको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। सोल्व करते हैं, देखना जरा। सोल्व करोगे तो देखना, 8 से काटोगे, ये तो कट नहीं रहा है, 8 से काटोगे, 8 7 56, 8 2 16 लिखा जा सकता है। इस 8 को भी काट दो, 8 9 72। एक अच्छी बात क्या, इधर 100 बन गया। जब भी कभी यहां पर 100 बन जाए या 100 का मल्टीपल बन जाए तो कैलकुलेशन के अंदर और ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है। रीजन क्या है? बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जहां 100 या 100 का मल्टीपल क्रिएट हो रहा है
उसको एज इट इज मेंटेन कर दो, क्योंकि यहां जो भी वैल्यू है वो किसकी निकल के आ रही है, सेलिंग प्राइस की। तो सवाल ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। 9 से आप गुणा करेंगे, 9 गुणा 4 36, 12 गुणा 9 108 में आप 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 111। एक ये जीरो डिवीजन। 100 रुपए की चीज कितने में गई भाई, 111.6 में। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर 11.6% का लाभ हो रहा है, लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 8 पर आ जाओ। और ये आपको स्पीड कैसी लग रही है, क्या किस मैनर में हम पढ़ रहे हैं, ये आपको बेहतर लग रहा है तो एटलीस्ट कमेंट जरूर करके बताया करें। रीजन ये है कि देखो बहुत सारे बच्चे गो थ्रू हो ही नहीं पाते हैं प्रीलिम्स के पेपर के थ्रू। साल भर उनका यही काम होता है कि पढ़ना है, एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, एक टीचर से दूसरा टीचर। बार बार पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। सिंपल सटीक तरीका है, एक बार सिलेबस कर दिया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगा लो, प्री के भी लगा लो, मेंस के भी लगा लो। उसके बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने होते हैं। और मॉक टेस्ट में भी जैसे बच्चे बार बार पूछते हैं कि मेंस की तैयारी के लिए हम लोग क्या करें, तो सिंपल तरीका है। जैसे आज आपने क्या किया, एक पेपर उठाया मैथ्स का, 2 घंटे मेंस का पेपर ही लेना आपको, 2 घंटे उस पेपर को करो और लगभग 1.5 से 2 घंटे में उसको एनालाइज करो। क्लियर है। सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। एनालाइज में क्या करना है, किसी पर्टिकुलर सवाल के अंदर आप उलझे या जहां पर ज्यादा टाइम किल हुआ है तो उस रीजन को क्वेश्चन मार्क में डालो कि यार ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि मैं इसमें उलझ गया। कई बार ऐसा होता है, देखो कैलकुलेटिव सवाल है, उलझना पड़ेगा, कोई समाधान नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, चीजों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उस वजह से आप सवाल में उलझ जाते हैं। तो बेटर क्या है, उस चीज को एनालाइज करें। दूसरा, कुछ पार्ट आपका स्किप हो रहा है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं। मेंस का मतलब है जो बच्चे मेंस की तैयारी करेंगे, इसका मतलब उन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी की है या मैथ्स इंग्लिश को अच्छे से पढ़ रखा है। क्लियर। एनालाइज करो, जो पार्ट नहीं आता है उन सवालों को सोल्व करके देखो। काम हो गया 4 घंटे का। बचे हुए टाइम में आपका मन करे वो पढ़ाई करें। अगले दिन एक इंग्लिश का पेपर उठाओ, 2 घंटे उस पेपर को लगाओ। 2 घंटे के बाद बचे हुए 2 घंटे निकालो कि उस पेपर को एनालाइज करना है कि कहां पर समस्या आई। कई बार इंग्लिश में ऐसा होता है ना, अटेम्प्ट ले लिया बट रीजन नहीं पता चल रहा है और आंसर भी आपका सही हो गया। हर चीज पर क्वेश्चन मार्क करने हैं। ये आपकी मेंस की स्ट्रेटजी होती है कि हर रोज 4 घंटे आपको यहां देने हैं, बचे हुए टाइम में आपका जो मन करे आप वो पढ़े। क्लियर है। बार बार कोचिंग लेने से, बार बार सिलेबस को गो थ्रू होने से इनसे कोई फायदा नहीं होता है। नॉलेज एक बहुत लिमिटेड सी चीज है, ये आपको गेन करना है। प्री पास करके आए हो, मेंस में बैठ रहे हो, तो इसका मतलब नॉलेज तो होगा। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करें, काम चल जाता है। चलो भाई 8 नंबर में क्या कहा, रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% का नुकसान उठाना पड़ा। 12% के लाभ के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं, देखो क्या सिखाया था, एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 2160 में कितनी बेची है भाई इसने, 48। अब ये किसको बताता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, नुकसान कितने का, 10% का। तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में ये विक्रय मूल्य एक्चुअल वैल्यू है, रेशियो में लिखोगे इसके नीचे परसेंट वैल्यू लिख दी। ऐसे ही यहां पर क्या कह रहा है कि 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, एक्स वस्तुएं बेचे। ये किसको बताता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर इसी बात को परसेंटेज में लिखना चाहें, क्योंकि आपने जैसा पैटर्न लेफ्ट में क्रिएट किया वो का वो राइट में क्रिएट होगा, क्या हो कि 12% का लाभ, तो ये किसको बताएगा, 112% को। ये पार्ट तो यहां से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब आपको सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो देखना जरा, 8 से काटा आपने 6 बार, 8 गुणा 2 16 और 8 गुणा 7 56 लिखा जा सकता है। 8 गुणा 2 16 और आपके पास 8 7 56। 6 से काटा, 6 गुणा 4 24, 3 बचा, 6 5 30। एक पार्ट आपका यहां से सोल्व हो गया। 45 से इसको काट दोगे, ये 2 बार कट गया, इस 2 को इससे काट दोगे तो ये 56 बार कट गया। एक्स को उठा लाओ ऊपर की तरफ, लिखा जा सकता है। 2016 में 56 का डिवीजन करना है। कंफर्ट फील कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे तो एक बार और काट दो। 14 से 4 से काटा, ये 504, 504 डिवीजन करा। 14 गुणा 3 42, कितना बचा, 8। 14 गुणा 6
84। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए भाई यहाँ पर 36। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन का स्तर आसान है क्योंकि समझाना नहीं होता, आप एग्जाम में खुद सोल्व करते हैं तो सीधे सीधे कटिंग कर सकते हैं। ये पैटर्न मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से करवाया था। ये दूसरा सवाल है जो प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसी पैटर्न पर बेस्ड सवाल, ठीक है। अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता है तो जितने भी, इसके अलावा मैंने जितनी भी अप्रोच देखी है सारी की सारी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ नहीं रखा है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर मैसेज करें कि हमें वो उस सेशन की PDF चाहिए। PDF आपको मिल जाएंगी क्लास के वाइज। जैसे उसमें क्या होगा, पहली क्लास में जो सवाल करवाए थे सारे के सारे क्वेश्चंस में मिलते हैं 15 से 20। वहीं पर आपको एक लिंक मिलती है, उस पर क्लिक किया तुरंत के तुरंत आप वीडियो सेक्शन में पहुंच गए। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है तो वो वहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले तो क्या कहा देखना, सुधीर ने 42,000 रुपए में एक लैपटॉप और 8,000 रुपए में एक स्कैनर प्रिंटर खरीदा। लैपटॉप को 10% के लाभ पर और स्कैनर प्रिंटर को 5% के लाभ पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। चीजें प्रतिशत में पूछ रहा है। लैपटॉप और स्कैनर के अंदर एक रिलेशन है सीधा सीधा रेट का। तो जब भी कभी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता है, परसेंटेज में पूछता है, तो सीधा सटीक तरीका है 42,000 और 8,000 का रेशियो ले लो। 30 आपस में कट गए, 2 से काट सकते हो, 21:4 आ गया। तो इसका मतलब 21 रुपए लैपटॉप की लागत है, तो 4 रुपए किसकी लागत होगी यहां पर आपकी, 4 रुपए आपकी यहां पर लागत हो जाएगी इसकी, सॉरी स्कैनर की। तो कुल लागत आपकी कितनी हो गई भाई 25, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस 25। लैपटॉप को किसने क्या किया, 10% के लाभ पर खरीदा। लैपटॉप की वैसे रेट कितनी निकली है रेशियो में 21 का क्या निकालोगे आप 10%, 21 का आप निकालोगे 10%, ये लाभ हो गया। प्लस ऊपर क्या लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट, नीचे क्या लिख रहा हूं CP। इसको 100 से गुणा करते ही रिजल्ट आपका किस में चला जाएगा प्रतिशत में। अब इसने क्या किया, स्कैनर की रेट कितनी आई थी 4 का आपको क्या निकालना है 5%, 4 का आपको 5% निकालना है। ये कुछ रुपए आएंगे अगर आप सीधे सोल्व करें और इसको अगर 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत। पढ़ाते टाइम मैंने ये आपको बात सिखाई थी कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके भी आप रिजल्ट लिख सकते हैं। रीजन जब इसे कन्वर्ट किया जाता है तो ये पार्ट आपस में कट जाता है। देखना जरा 21 गुणा 10 210 में आप 20 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 230। डिवीजन करना भाई 25 का, 25 का डिवीजन किया 225 गुणा 9 225 हो गया, 5 बचेगा तो ये कितना आ गया 9.2%। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। सीधा सा है, अगर जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसे ये पता है कि हम लोग वहां पर ये नहीं लिखते थे, परसेंटेज का यूज तक नहीं करते थे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर सवाल आसान है तो एटलीस्ट ट्राई कर लिया करें आप भी स्ट्रीम के ऊपर, सीधे सीधे कमेंट करके बता दें क्या रिजल्ट होगा। सवाल नंबर 10 अटेम्प्ट करो, ये तो आसान सवाल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहा, एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 49 रुपीज अधिक में बेचा जाता तो लाभ 25% होता। देखो 100 की वस्तु 118 में गई, मतलब 100%, 118% में, दूसरे केस में 100%, 125% में। 118 और 125 के बीच का डिफरेंस 7% का है। तो यूं कह लें कि 7 किसको बताता है 49 रुपए को, किससे गुणा किया 7 से। आपको वस्तु की लागत कितनी मानी 100 की वजह से सीधे सीधे 7 से गुणा कर दोगे, ये 700 आ गया। ये सवाल ऐसा था, कुछ भी नहीं करना था यहां पर, सीधे सीधे रिजल्ट आ जाता। चलिए अभी सवाल नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 36 रुपए अधिक दाम पर बेचा तो लाभ 20% का। वस्तु का क्रय मूल्य 100 की वस्तु 116 में गई, 100 की वस्तु 120 में गई, दोनों कीमतों के बीच का अंतर कितना 4 का अंतर 36 रुपए को बताता है। 4 को 36 रुपए बनाया, 9 से गुणा किया, क्रय मूल्य कितना 100, तो 100 गुणा 9 आपका क्या हो गया 900। तो ये भी ऐसा सवाल था जिसमें आपको पेन तक नहीं चलाना था, सीधे सीधे सोल्व हो गया। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
सवाल नंबर 12, देखना जरा क्या कहा इसने कि एक विनिर्माता मैन्युफैक्चरर गैस स्टोव दुकानदारों को 10% लाभ पर बेचता है और दुकानदार क्या करते हैं, गैस स्टोव को 15% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। किसी ग्राहक को 7,590 रुपए में गैस स्टोव मिला तो उसकी उत्पादन लागत कितनी है। सीधा सटीक तरीका बताया था, X रुपए में मैन्युफैक्चरर ने गैस स्टोव को बनाया, अब क्या करेगा, 10% का लाभ लेगा। X का 110%, 11/10 क्या हो गया भाई, मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस होगी टोटल की टोटल। अब क्या करेंगे भाई, दुकानदार क्या करेंगे, 15% लाभ पर बेचेंगे, तो 100 की चीज कितने में, 115 में, 115%, इसका 115% निकाल दो, तो 115/100 5 से कटेगा, तो ये आपको पता है 23/20 लिखा जाता है। ये बहुत इजी सी वैल्यू है और ये कीमत किसको बताती है, 7590 को। चलिए भाई सोल्व कर लेते हैं, परफेक्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब कोई भी नंबर उठाओ कट जाएगा। 11 6 66, 66 9 बचेगा, 11 गुणा 9, ये एक 0, 23 से काटा 3 बार और एक आपका 0, 20, 3 गुणा 2 6, 1 2 और आपके पास हो गए 3 0। इसके बाद कुछ लिखना नहीं था, सीधे सीधे आपका रिजल्ट यहां से निकल आ जाता। 13 नंबर की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अटेम्प्ट तो क्या करोगे, बस इतनी सी कोशिश कर लिया करो भाई। हिंदी में जैसे मैं आपको रीड करके बता देता हूं, कई बार इंग्लिश में भी टर्म यूज कर देते हैं, बाकी आपका काम इतना ही है। पेपर सोल्व कर रहे हैं तो जल्दी से लैंग्वेज को रीड कर दिया करें। देखो 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 के कितने पंखे बेचने चाहिए। देखना 11,664 रुपए एक की कीमत, एक का विक्रय मूल्य कितना होगा, 18 बेचे। अब ये इंपॉर्टेंट, ये इसी पैटर्न पर तीसरा सवाल है देखो, और मैंने आपको कहा कि जो हमने पैटर्न पढ़ा है उससे बेहतर कोई भी पैटर्न नहीं है। 3-4 तरीके और होते हैं, सब में कंफ्यूजन होता है। हमने क्या सीखा था, एक की कीमत को टारगेट कर लो। एक की कीमत ये हो गई, कितने का लॉस हुआ भाई, 10% का, तो ये कीमत किसको बताती है, 90%। नीचे प्रतिशत में लिख रहे हैं, ऊपर एक पंखे की कीमत एग्जैक्ट लिख रहे हैं। अगले केस में क्या कहा कि लाभ चाहिए हमें कितने का, 10% का, तो नीचे क्या आएगा, 110%। क्या कह रहा है, 17,424 रुपए में कितने बेचने चाहिए। तो आप ऐसा करो, x बेच दो, लिखा जा सकता है। चलो अब इसे करना पड़ेगा सोल्व, परसेंट और ये 0, रिजल्ट आपके क्या है, परफेक्ट आ रहे हैं, परफेक्ट पंखे, इसका मतलब आपका मन करे वहां से कट कर दो। देखो 9 से आप अगर काटोगे, देखो ये 18 नीचे, इसको इससे मत निपटा देना। 9 से आप इसे काटेंगे, 9 से काटा एक बार, कितना बचा आपके पास, 2, 9 गुणा में 2 18, 8 बचा, 9 गुणा 9 81, आपके पास कितना बचा भाई, यहां से 1 मिनट, 5 बच गया ना, ये 81 86, 9 6 54, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए बस। इधर 11 से आप इसे कट करोगे तो एक बार और फिर बचा 6, 11 5 55, कितना बचा 9, 11 8 88, 11 4 44, ये सब कट गया। 18 को और काट सकते हैं, 18 से काटोगे, 18 7 126, 26 के बाद 3, 18 2 36, ये इधर आ जाएगा x बराबर। इसमें डिवीजन करना है 1584 में 720 का। देखो 72 को 10 से करते हो कितना आता है, 720। अगर 20 से करते हो तो कितना आएगा, 1440। इसका मतलब 20 से तो ज्यादा बार डिवीजन होगा। और यहां पर आप यूनिट डिजिट का बैलेंस कर सकते हो कि ऐसा कौन सा नंबर है 20 से बड़ा है यहां पर, कि उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इसके साथ रिलेशन क्रिएट करके 4 बनाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 22। ये बात नहीं समझ में आ रही है तो एक बार ऐसा कर लो, 72 से काटा 2 बार, 144, कितना बचा 14, फिर 2 बार कट जाएगा, तो ये भी संभव है। तो ये सवाल क्या था, आसान, ये उसी पैटर्न पर पूछा गया तीसरा सवाल है। ये पैटर्न मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 10 से 12 पैटर्न डिफरेंट टाइप के पढ़े थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन पर आप अपनी अच्छी खासी कमांड रखें।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की लैंग्वेज को जल्दी से आप रीड कर लें। देखो क्या कहा कि एक आदमी 800 रुपए की कुल कीमत पर दो घड़ियां ए और बी खरीदता है। वह समान विक्रय मूल्य पर दोनों घड़ियां बेचता है। यदि घड़ी ए पर 18% का लाभ कमाता है, घड़ी बी पर 22% का नुकसान होता है, तो दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, कुछ अब तक पीछे जितने भी सवाल आए थे या फिर जैसे आपने YouTube पर ऐसे सवाल देखे होंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि बाई ऑप्शन चले जाओ कि ए और बी की कीमत है, उनका एडिशन करोगे तो एक सेम वैल्यू क्रिएट होगी। इस टाइप के कुछ अजीबोगरीब टाइप के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं बड़ी समझदारी के साथ सारा का सारा सिस्टम ऐसा सेट करके रखते हैं कि जैसे ऑप्शन डी में 317 483 को ऐड करोगे तो भी 800 बनेगा, ऑप्शन सी में 220 और 580 को ऐड करोगे तो भी आपका 800 बनेगा। इस हिसाब से ए से लेकर डी तक। तो बाई ऑप्शन कई बार, बहुत रेयर चांस होता है कि आप ऐसे सवालों को सिर्फ ऐड करके हिट मार दें कि रिजल्ट आ जाएगा। ये सवाल ठीक है दिखने के अंदर। चलो सोल्व करते हैं। फिर क्या कहा, 800 रुपए में उसने दो घड़ियां खरीदी। वह समान विक्रय मूल्य दोनों की क्या करेगा, सेलिंग प्राइस को सेम करेगा। अब यहां पर ऑब्जर्व करना, ए को क्या किया भी 18% लाभ पर बेचा। तो पहली घड़ी की कीमत ए मान लो 18% लाभ, तो ए का कितना होगा 118% लिखा जाएगा। ये बराबर किसके होगा, दूसरी घड़ी की कीमत आपने क्या मानी बी, लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर। हमने ए और बी तो क्या माना है क्रय मूल्य, और ए और बी को ऐड करोगे तो कितना आएगा 800 रुपए। लेकिन कंडीशन कहती है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो। तो यहां पर 22% का नुकसान, तो 100 में से 22 लेस किया तो कितना बचा हमारे पास 78%। ये हो गया यहां से। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ए बाई बी किसी से कट रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भी 2 से दोनों को काट दो। 2 से काटोगे तो 39 और अपोन में ये 2 से कट जाएगा तो ये 59। दोनों का अगर आप एडिशन करते हैं तो 9 9 18 50 30 80 और ये 98। 98 देखा जाए तो किसको बता रहा है, 98 देखा जाए क्या क्या माना था हमने, ए और बी क्रय मूल्य। ए की वैल्यू 39 होगी तो बी की 59 होगी, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा आपका 800। एक बात बताओ, अगर 100 होता है यहां पर 100 के आसपास है ना, तो ये लगभग किससे गुणा होता 8 से। अगर 100 होता तो 8 से गुणा करते 800 आ जाता, लेकिन ये क्या 100 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो 8 पॉइंट समथिंग से इसको आपने गुणा किया होगा। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग से गुणा करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू तक आप पहुंच जाते हो। ऐसे ही देखना, इसको अगर आप 8 पॉइंट समथिंग 8 से ही गुणा कर दें, 8 गुणा 9 72, 8 गुणा 3 24 और 7 31 लिखा जा सकता है। 312 से कुछ बड़ा, अब हमें वो नहीं पता है, जैसे 0.1 होता तो 0.39 और इसके अंदर ऐड हो जाता, क्लियर, सॉरी 3.9 इसमें और ऐड हो जाता। अब आपको क्या दिमाग लगाना है ऑप्शन पर। ऑप्शन में देखना जरा यहां पर क्या रिजल्ट बन रहा है, ए 350, बी के अंदर 318, सी में 220 317। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो देखो 312 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, और ऐसी बड़ी वैल्यू कितनी है 318.37, ऑप्शन बी। इस सवाल को स्टार मार्क कर देना। स्टार मार्क इसलिए कर देना, इसका जो सॉल्यूशन किया जा रहा है उसमें यूज हो रहा है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का अगर आप यूज कर लेते हैं तो सवाल ऐसे बेहतर हो जाते हैं सोल्व करने। अदरवाइज क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते, दोनों को एक बार हो सकता था 2 से काट देते, 400/49 करते, फिर रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते तो आप उलझ जाते। तो ये एक नई बात है कि आपको ऐसे केसेस में अप्रोक्सीमेशन यूज करना ही पड़ता है। हमारे पास कोई समाधान नहीं है। बैंकिंग के अंदर इस चीज का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन ये फिर भी अपना सीजीएल है, तो इस चीज को आप फिर से सोल्व करके खुद से देखेंगे कि कई बार जब हम लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं तो हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ भाई। बाकी सवाल आसान है। हाँ, एग्जैक्ट अगर रिलेशन के चक्कर में पड़ोगे तो बिल्कुल टाइम किल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15। सबसे पहला काम है
लैंग्वेज को आप तुरंत से रीड करें और कमेंट जरूर करके बताएं आप कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको भी साथ लेकर के चलना पड़ता है जिन्होंने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो स्पेशली उनके लिए सीरीज स्टार्ट की है। या फिर जो बच्चे जिनको मैं भी पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज भी कई सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, 7-8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं लगभग 73 या 4 सेशंस में, तो वो बच्चे भी इनको देखें और इम्प्रूवमेंट करें कि एग्जाम में असल में क्या चलता है, जिससे कि आपको किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं। मैं प्री भी सोल्व करवा दूंगा, मेंस भी सोल्व करवा दूंगा, सीडीएस के पेपर हो गए, बैंक पीओ के हो गए, क्लर्क के हो गए, रेलवे के हो गए, सोल्व मैं करवा दूंगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप खुद से जज करें कि इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं अब तक, आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। 15 को देखो क्या कहा, एक आदमी ने 2 उपहार 30 रुपए में बेचे। एक उपहार में उसे 18% का लाभ, दूसरे उपहार में उसे 18% का नुकसान हुआ, तो उसका समग्र लाभ या हानि क्या है। ऐसे केसेस में एक छोटी सी बात आपने सीखी है, दोनों की सेलिंग प्राइस अगर सेम होती है, एक स्पेशल पॉइंट भी हमने नोट किया था कि क्या ध्यान रखना है, कई बार इसकी नीड होती है। X% का प्रॉफिट, X% का लॉस कब, जब सेलिंग प्राइस सेम है तो x² 100% का क्या होता है, हमेशा लॉस। 18 का स्क्वायर क्या होगा भाई आपका 324, 100 का डिवीजन करोगे तो कितना आएगा 3.24। 3.24% का यहां पर ऑल ओवर क्या हो गया, लॉस। अब बात को समझना, हुआ क्या, अगर आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में, थोड़ा सा समझा भी देता हूं, 100 रुपए में अगर किसी को खरीदा है, इतने का लॉस होगा, 100 में से 3 चला गया 97, तो यहां क्या बचेगा 96.76, ये क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। क्या समझे, 100 रुपए में खरीदा, इतने का लॉस होगा तो इतने में बेचा जाएगा। अब आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 2 उपहार 30 रुपए में बेचे, 30 रुपए प्रत्येक के, इंग्लिश में देखो लैंग्वेज करेक्ट है, हिंदी में थोड़ा सा चेंज कर देना, प्रत्येक उपहार को 30 में बेचा है, ठीक है। आपसे ये पूछना चाह रहा है उसका लाभ या हानि रुपए में कितना है। परसेंटेज में पूछता तो वर्बली हो सकता था, रुपए में पूछ रहा है तो दिमाग लगाओ। देखो ऑल ओवर अगर वो 100 रुपए खर्च करता तो 3.24 का नुकसान होता और सामान पूरा का पूरा 96.7 में जाता। अब यहां पर एक बात मुझे बताना, पूरा सामान कितने रुपए में बेचा, प्रत्येक को 30 में बेचा है तो पूरा सामान 60 में। कई बार बच्चा क्या करता है, उस 30 ही रुपए को सेलिंग प्राइस मान लेता है, उसी के बेसिस पर इसको सोल्व कर देता है। अब यहां एक अच्छी बात है कि इस टाइप का कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, या फिर लास्ट में जाकर के इस बात को, हाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है जिसमें अगर आप गलती करते हैं तो भी जाकर के करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब सीधे सीधे बात को समझो, 100 में खरीदा, इतने में बेचेगा, असल में देखा जाए विक्रय मूल्य कितना है 60 विक्रय मूल्य है। 96.76 किसको बताता है, 60 को 1 की वैल्यू लिखोगे तो अपोन में 96.76, बट आपको नीड किसकी है, आपको तो नीड इसकी है कि 3.24 क्या है, 3.24 क्या है। सोल्व करने का सीधा सटीक तरीका, ऑब्जर्व करना बात को, देखो 60 से गुणा कर दो, 6 गुणा 4 आपका 24, 6 गुणा 2 12, 2 14, 6 3 18 और 1 19 और 1 आपके पास लग गया 0, 9676 का डिवीजन करना है, ठीक है। एक बात तय हो गई, लॉस हुआ है। अब फिर से एग्जैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, देखना जरा 9676 का जस्ट डबल करोगे, 9000 का 12600 का कितना हो जाएगा 1200, 19200 पॉइंट, और 76 का भी डबल कर दोगे यहां पर तो जस्ट क्या आ रहा है डबल के आसपास। हो सकता है कोई हल्का फुल्का वेरिएशन हो यहां पर, एग्जैक्ट हम लोग नहीं निकालेंगे, हमें क्या दिख गया जस्ट डबल है, तो इसका मतलब ये कितनी बार इससे कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, और आपको ये पहले ही पता था कि लॉस हुआ है, तो ये आपका हो गया रिजल्ट। इस सवाल को भी स्टार लगा लेना कि कई बार हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है, तो उसको यूज करने का सबसे सटीक तरीका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ भाई, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो। सवाल नंबर 16, और इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक ही तो आपको काम कहा है कि वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार ये काम आप कर दिया करें, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर, और ये मत सोचा करें कि मेरा काम तो पढ़ना है दूसरा कर देगा।
दूसरे के भरोसे कभी नहीं होता है। आपकी जिम्मेदारी, मैं हर एक को ये कह रहा हूं कि आपको 2 या 3 बार वीक के अंदर इन क्लासेस को शेयर करना है। चलिए अभी 16 की बात करें। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का प्रॉफिट अर्न करता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 30% 3/10, 10 रुपए की चीज 13 में बेच रहा था, ठीक है। 13 क्या था, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेगा, नीचे सेलिंग प्राइस रखेगा। लाभ कितने का था, 3 का। प्रतिशत में बदलना है तो यहां से गुणा कर दो 100, 300 बनेगा। डिवीजन करना, 13 गुणा 2 26, 4 बचा 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो कौन सा रिजल्ट हो गया आपका, सी, ठीक है। ये भी ऐसा सवाल था, इसे आप वर्बली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ, 17 नंबर का अपना सवाल। सवाल नंबर 17। नंबर में देखना जरा क्या कहा कि एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% के लाभ पर। पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य। देखो फर्स्ट और सेकंड, ये आपको पता है मिक्सर पर बेस सवाल हो जाते हैं। मिक्सर वाली अप्रोच या क्रॉस मेथड लगा सकते हो। पहली को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% लॉस पर। ना प्रॉफिट ना लॉस, 0 आएगा। बड़े में से छोटा 0 माइनस 10, ये 10 आ जाएगा। 20 में से 0 चला गया, ये आ गया। अब एक बात बताओ, टोटल कीमत कितनी है आपकी भाई। टोटल कीमत 1 और 2 3 है। 3 किसको बताता है, 300। 100 से गुणा किया तो ये कीमत 100 रुपए है पहली किताब की, दूसरी की 200 रुपए। क्या पूछा, पहली का विक्रय मूल्य। पहली को किस लाभ पर बेचा, 20%। 100 में 20% और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 120। तो ये छोटा सा क्रॉस पैटर्न बनाना था, इतने में ही आपका ये सवाल सोल्व हो जाता। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, हर स्लॉट में एक सवाल प्योर परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा गया था। तो ये अपना आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 18। सवाल नंबर 18। देखना क्या कहा। एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी, मरम्मत पर कुछ खर्चा कर दिया और इसे 1,56,250 में बेच दिया। ऐसा करने से उसे क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया। देखो 1,56,250 में बेचा, ये क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। किसको बताती है, 25% के लाभ लेने के बाद। तो 25% का लाभ 4 की चीज किस में जाएगी, 5 में, ठीक है। तो 4 रुपए की चीज 5 में जाएगी। 5 किसको बताता है, 1,56,000 को 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सीधे सीधे डेटा आसान है इसलिए डिवीजन कर दो। 5 का डिवीजन करोगे तो कितना आएगा, 3 बार गया, 1 बार गया, फिर आपके पास 1 बचा, फिर आपके पास 2, फिर 5 और ये 0 गुणा में 4। देखो मैंने क्या किया समझ रहा। 25% का लाभ होता है, 4 की चीज 5 में जाती है। 5 1,56,250 को बताता है। 1 की कीमत निकालोगे, उसमें 5 का डिवीजन करोगे। मैंने डिवीजन किया, 4 का मैं गुणा कर देता हूं तो ये 0। 25 गुणा 4 100 की वजह से 2 0, ये 4 और 1 5 12। तो इसका मतलब असल में देखा जाए तो उसकी एक्चुअल लागत कितनी थी, 1,25,000। अब इसने क्या कहा, कार को खरीदा था 1,08,500 रुपए में और कार पर मरम्मत भी लगाई उसने। मरम्मत के बाद ही तो ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जैसे वो बेच रहा है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में गए हम लोग तो हमें पता चला अच्छा ये एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है। तो 1,08,500 से जितना भी ज्यादा खर्चा हुआ है वो उसकी क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस, मरम्मत। 1,08,500 घटा दो। देखो 25,000 में से क्या करो, 10,000 तक लेकर आओगे तो 15,000, फिर 1,000 और लेस कर दोगे तो ये 16,000, 500 और चला जाएगा तो 500 बचेगा। तो क्या होगा, 16,500। या फिर ऐसा कर दो 1,08,500। बात को नहीं पकड़ पा रहे हो तो बाकी ये आसान ही है। 8 1 9 9 और ये 6 15 और ये 1, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो धीरे धीरे क्या करो, थोड़ा सा सुधार करो। मेरा प्राइम फोकस यही है कि कैसे भी करके आप ऐसी अप्रोच, एटलीस्ट जैसा मैं यूज कर रहा हूं इतना तो करें। अगर इससे बेहतर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टाइम और बचेगा आपका, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके एग्जाम में और बढ़ जाएंगे। तो आज के सेशन में तो अपने इतने ही सवाल हैं। अब आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें। अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करें।
अगर आपको ये लगता है वो बात नहीं है, ठीक है। ये मत सजेस्ट करना कि क्या पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं, वो मेरा काम है, मैं डिसाइड कर लूंगा, क्योंकि इसमें कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को। कोई अलजेब्रा का नाम लेता है, कोई टाइम एंड वर्क का लेता है, कोई किसी चीज का। तो जितने चेहरे हैं उतनी बातें हैं। जो चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम का पार्ट नहीं है। अब आप ये कह दो कि सर तो आप तो ऐसा पढ़ाने लगे जो किसी एग्जाम में नहीं आता। मान लो मैं एसएससी वालों को इंटीग्रेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो वो तो इलॉजिकल बात हो जाएगी। आपके जो एग्जाम है उसी के रिलेवेंट कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको ठीक लग रहा है तो कमेंट करें, आपको ठीक नहीं लग रहा है तो कुछ रीजन जरूर मेंशन करें कि सर ये इश्यू हम लोग फील कर रहे हैं। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।